नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, कल जो घटनाक्रम कश्मीर घाटी में घटा है, जिसके बाद अगर बात करें तो एनसी की तरफ से बयान आया है कि जम्मू कश्मीर में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में वो 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं कि यकायक जो गुपकार गठबंधन था, जिसे हम पीएचडी कहते हैं, उन्होंने एक दूसरे से नाता क्यों तोड़ लिया है, तोड़ा भी है या नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। उन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि सर, आप क्या समझते हैं कि जो कल बयान आया है एनसी की तरफ से कि हम 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में अब जो गठबंधन था पीएचडी, उसका अस्तित्व कहाँ पर आप देखते हैं? देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से अगर थोड़ा पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि जब केजरीवाल सरकार के खिलाफ नई दिल्ली में कांग्रेस ने शराब पॉलिसी लेकर प्रोटेस्ट किया था, तो उस वक्त सबसे पहला बयान महबूबा मुफ्ती का आया था कि कांग्रेस ने ये गलत किया है। दूसरा बयान उमर अब्दुल्ला का आया कि कांग्रेस का ये दोगला चरित्र उजागर करता है। और हैरत की बात है कि जब पिछले दिनों ये मीटिंग हुई पीएचडी की इस विषय पर लेकर, जो मतदाता बनाए जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी गई। उससे संकेत मिलने शुरू हो गए कि कहीं पीएचडी की एक रणनीति के तहत कांग्रेस को दरकिनार करना चाहती है और वो सोच रही है कि कल को यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे तो हमारे लिए आम आदमी पार्टी मुफीद हो सकती है। जम्मू में हिंदू वोटों को खासतौर से लेके वोट सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि उनको ये पता है कि घाटी में भी आम आदमी पार्टी अपनी ज़मीन पकड़ने में लगी है। एक तो वजह हमें यह साफ तौर पर लगता है। दूसरा ये, अगर आप कहें कि पीडीपी और एनसी की बात करें, ये बयान ऐसे नहीं आ गया। जो कल वहाँ कश्मीर प्रांतीय कमेटी के सदस्यों ने बैठक करी, उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने इस सुझाव का विरोध किया हो या ये कहा हो कि थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये फारूक अब्दुल्ला की एक सोची समझी रणनीति है, जिसको उमर अब्दुल्ला आगे करके उसको अमल में लाना चाहता है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हम आपका सुझाव पार्टी के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को देंगे, वो क्या फैसला करते हैं। उन्होंने एक एस्केप रूट भी रखा हुआ है। वो देखना चाहते हैं कि इस पे पीडीपी जो इमीडिएट हमारे कॉम्पिटेंट है वैली में, उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। पीडीपी की ओर से जो अभी तक प्रतिक्रिया आई है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो कॉज है 335 है और ये वोट का, हम उससे यूनाइट हैं। तो इससे सहज समझा जा सकता है कि ये किसी रणनीति के तहत ये गेम चलती दिखाई दे रहा है फिलहाल। आपने जिस प्रकार से कहा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को दरकिनार करने के लिए ये पूरा जो गेम रची जा रही है, लेकिन अगर आप कश्मीर घाटी में जाती हैं तो वो एनसी और पीडीपी दोनों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो फिर उसको कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं? वही मैंने कहा ना, ये प्री पोल अलायंस के चक्कर में है। क्यों कहा महबूबा मुफ्ती ने, क्यों कहा उमर अब्दुल्ला ने यहाँ तक कहा ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर करता है। महबूबा मुफ्ती एक तरफ तो जाकर नई दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलती हैं, उनकी शाबाशी लेना चाहती हैं, दूसरी तरफ उनके खिलाफ बयान दे रही हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है दिल्ली में अगर प्रोटेस्ट होता है कथित तौर पर शराब स्कैंडल को लेकर कांग्रेस का, तो उनको क्या तकलीफ है। आप बीजेपी पे बयान दीजिए ना कि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी के प्रति आप इस तरह का बयान नहीं देते। तो ऐसा लगता है, जो राजनीतिक जो हमारे दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं, कि ऐसा भी हो सकता है कह रहे हैं कि कहीं फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी मिलकर एक लाइन ये भी हो सकती है कि हो सकता है केजरीवाल, ताकि हमारे कश्मीर में आम आदमी पार्टी जो वोट, फिलहाल तो वोट कटुआ पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी जीतने की सूरत में नहीं कश्मीर में, यहाँ फिर भी जम्मू में असर दिखा सकती है। बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है कांग्रेस की अपेक्षाकृत। तो मैं समझता हूँ शायद भविष्य की राजनीति को देखकर पीडीपी और एनसी और पीडीपी ने इस प्रकार की बात की। चूँकि निसी जिस तरह का बयान कल आया है, कश्मीर संभाग के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने जिस पर बैठक की, उस पर तो पीडीपी को बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि भाई आप कैसे, अभी तक तो फारूक अब्दुल्ला ये कहते थे कि मिलकर चुनाव लड़ना है, महबूबा ने भी कहा था पिछले चुनाव भी मिलकर लड़े। अच्छा, जो जिला विकास परिषद के चुनाव तो हमने इकट्ठे लड़े हैं,
उसमें तो माकपा भी शामिल थी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और शाह की पार्टी भी सब शामिल थे, और उसमें इनको अप्रत्याशित कामयाबी मिली थी। चुनाव वैली में भी मिली थी, पीर पंजाल में भी मिली। तो मैं समझता हूँ कि एक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। बाकी तमाम तरह के कयास ये भी है कि जो JK का स्कैंडल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है, तो फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि कहीं ये ना हो कि कहीं तिहाड़ की यात्रा करवा दी जाए, इसलिए वो ग्रेजुअली कांग्रेस के खिलाफ और ये दिखाना चाहते हैं कि हम कल को अगर इशारा मिलेगा हमारी जान बख्शो, हम PDP से भी किनारा कर सकते हैं। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं जब पूरी उथल सेल्फ इंटरेस्ट, और जिसमें अब इससे तो एक तो बात साफ हो चली है कि अब PAGD पूरी तरह से अगर देखें तो खत्म हो गई। जो गठबंधन बनाया था, जो लगातार धारा 370 को लेके बात की जाती थी, हालांकि ये चुनाव भी लड़े जिस प्रकार से आपने कहा, तो अब क्या कोई गुंजाइश बची है जिस गठबंधन में जो यार पूरी तरह से खत्म है? देखो ना, वो शायर कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी इनकी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि आप अभी तक पूरा अगर सिनेरियो देखेंगे, कांग्रेस के खिलाफ कड़ा बयान किसका आया? उमर अब्दुल्ला का, कि दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार का। दूसरा, कल जो हरकत हुई वो भी NC की तरफ से हुई है, PDP की तरफ से नहीं हुई। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट गोल है वो कहीं ना कहीं NC का क्लैश हो रहा है, और उसी के मद्देनज़र एक रणनीति के, सोचे समझे रणनीति के तहत, ये ऐसे ही नहीं है कि कल बैठ के कश्मीर के जो बड़े नेता, कद्दावर नेता NC के जो मंत्री रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में या उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बड़ी गठबंधन सरकारों में भी, अगर वो इस तरह की बातें खुलेआम कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बाहरी राज्यों के लोग वोट बन रहे हैं, हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे, फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा, और उन्हीं की बात को अपने पार्टी के सरबराह की बात काटते हुए अगर इस तरह की बातें होती हैं, तो इसका मतलब कोई एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ये NC अपने तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश कर। इन सब के बीच आप BJP और अपनी पार्टी को कहां पर देखते हैं? इनका क्या रोल आपको नजर आ रहा है अभी मौजूदा स्थिति में? देखिए, अगर दिल्ली में हम देखें, जिस प्रकार नेशनल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसमें जिस प्रकार की आरोप प्रत्यारोप, आप पूरा देखिए, एनालिसिस करिए पिछले कुछ दिनों का, गुजरात हो, हिमाचल हो, नई दिल्ली हो, प्रोटेस्ट हो या राजनीतिक बयानबाजी हो, आरोप प्रत्यारोप हो, उसमें कांग्रेस कई सीन में दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट जरूर किया BJP इसके खिलाफ, आम आदमी पार्टी शराब स्कैंडल को लेके, लेकिन इस प्रकार का एक नैरेटिव फिक्स किया जा रहा है हिंदुस्तान भर में कि कांग्रेस कुछ नहीं है, आज लड़ाई है तो भाजपा और आम आदमी पार्टी की है, ये एक नैरेटिव फिक्स किया जा रहा है, जबकि ग्राउंड रियलिटी दूसरी है। आज भी गुजरात में अगर चुनाव की बात करें तो BJP के लिए चुनौती बड़ी कांग्रेस है। BJP नेतृत्व जानता है, सरकार का नेतृत्व भी जानते हैं, हम सीधा सीधा कांग्रेस को कहीं हाशिए पे नहीं पटक सकते। या तो कांग्रेस के नेता अंदर से उनको तोड़ा जाए, जैसे कल वो शेरगिल चले गए, उससे पहले आनंद शर्मा ने बयान दिया, उससे पहले आज़ाद ने कमेटी इस्तीफा दिया। कांग्रेस के भीतर से ही, घर से ही कोई बगावत हो तो अलग बात है, अगर वो नहीं है तो दूसरा ऑप्शन केजरीवाल और कुश्ती दोनों में दिखाई जाए, लोगों को ये है पहलवान तो यही है, कांग्रेस कहाँ है पहलवान, कुश्ती कहाँ लड़ रही है। तो एक नैरेटिव फिक्स करने की भी कोशिश की जा रही है। अब हम अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और कंट्राडिक्शन फ्री है इसमें। अगर हम ये मान लें जिस तरह बयान दिया उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने केजरीवाल के पक्ष में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन को लेके, तो सीन कुछ और दिखता है, और अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो सीन दूसरा दिखता है। तो अभी ये कह पाना बड़ी जल्दबाजी है। मैं ये भी समझता हूँ गुपकार अभी पूरी तरह कहा जाए कि साइलेंट है, टूट गया है या टूट रहा है, अभी फ़िलहाल कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर फारूक अब्दुल्ला का इस पर क्या बयान आता है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी गौर किया जाएगा, लेकिन एक जो सबसे बड़ी जानकार जो कहते हैं, जो उनके ऊपर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के कथित घोटाले के ED और CBI के जो गंभीर केस हैं, आरोप हैं, उसमें उनको लग रहा है कि चूँकि एविडेंस स्ट्रॉन्ग है एजेंसियों के पास, ये ना हो कि उनके लिए कोई बुरी खबर अब बन जाए, तो उससे भी शायद बचने के लिए शायद नई दिल्ली की ओर ताक रहे हैं।
यानी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है, अपना सॉफ्टनेस दिखाई जा रही है कि हम आपके लिए थोड़े नरम हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप भी थोड़ी सी नरमी बरतें। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल एक और बयान आया है जो कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की तरफ से जो बयान आया है, उसमें कहा गया है, उन्होंने अशोक गहलोत उनको जो है अध्यक्ष बनाने के लिए न्योता दिया है। कहीं ना कहीं अभी तक इस पर कोई साफ नहीं हो पाया। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे भारत में कांग्रेस का वोट बैंक काफ़ी टूटा है, लेकिन अगर अशोक गहलोत कांग्रेस पर काबिज होते हैं, अध्यक्ष पद स्वीकार करते हैं, तो क्या उसका क्या आप देखेंगे? देखिए, अगर राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में अशोक गहलोत की भूमिका को देखें तो गुजरात राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके खिलाफ कोई ऐसा अब तक कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आ पाया। मुझे याद आता है कि 2 दशक पहले जब चुनाव हुए थे तो वसुंधरा जीती, तो अमेरिका की एक मैगजीन ने बकायदा छापा था कि हिंदुस्तान में एक ईमानदार और कर्मठ चीफ मिनिस्टर हार गया। मतलब उसके कामों की कोई कदर नहीं, लोगों ने वेव के साथ लोगों ने वोट डाले। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत ओबीसी से आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। उन्हें मैजिक मैन भी कहा जाता है, मैजिक मैन भी, जादूगर भी कहा जाता है। और चूंकि ये कांग्रेस के वर्ग का मानना है, चूंकि मोदी खुद को ओबीसी का लीडर प्रोजेक्ट करते हैं, क्या वो पता नहीं, तो उनके लिए एक बड़ा विकल्प, चूंकि उधर नीतीश कुमार भी ओबीसी हैं, तो ओबीसी का पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का, दलित और ओबीसी का। तो मैं समझता हूँ ये तो अलग बात होगी, लेकिन उसको हम अगर जम्मू कश्मीर पे लेकर आए, जम्मू कश्मीर में जो वकार वानी जो बने अध्यक्ष, ठीक है ना, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के आदमी, अपने आदमी पर्सन, उन्होंने ही उसको बनवाया। लेकिन उनके बनने के बाद ही 2 कमेटियों से आज़ाद साहब ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया स्टीयरिंग कमेटी हिमाचल प्रदेश चुनाव से। कल शेरगिल दे गए। एक और यहाँ कमेटी मेंबर कोई मिस्टर भंडारी हैं, जिनको हम भी नहीं जानते, हम पत्रकार हैं, हमने आज तक नाम नहीं सुना, उनको कमेटी में ला रखा था। उन्होंने पार्टी आला कमान के खिलाफ बड़ा जहर घुलाया। तो कांग्रेस के अंदर बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है और सब ये देख रहे हैं कि आखिर आज़ाद चाहते क्या हैं। उन्होंने अपनी मनमर्जी भी करवाई अध्यक्ष बनवाकर, जी मीर को भी नाराज करवाया। जिस दिन से अगर हम देखें तो राज्यसभा से आज़ाद साहब ने विदाई ली है और वहाँ पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ भी की, उसके बाद से ही ये कुछ जो दूरियां हैं ये बढ़ना शुरू हो गई कांग्रेस के और आज़ाद साहब के बीच में, जो सारा ये दूरियां उसी के बाद। तो क्या आप इसको भी बीजेपी के साथ जोड़ के देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की शुरू से राजनीति और रणनीति साफ तौर पर दिखाई देती रही है। कांग्रेस ये समझ नहीं पाई कि भाजपा को शीर्ष नेतृत्व है और देश का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके सामने कांग्रेस की रणनीति फेल होती रही है। और ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी ने उनको उपराष्ट्रपति बना दिया या राष्ट्रपति बना दिया। एक शक की सुई खड़ी कर दी कि कहीं आज़ाद शिफ्ट तो नहीं हो रहे, जबकि वो बात नहीं थी। आज़ाद साहब के लिए दिक्कत क्या है या आनंद शर्मा के लिए दिक्कत क्या है, ये वो नेता हैं जिन्होंने जीवन भर मिलाईदार पदों पे अपना वक्त गुजारा है, अहम पदों पे, वर्किंग कमेटी हो, जनरल सेक्रेटरी हो पार्टी के, राज्यसभा के मेंबर के तौर पे यूपी में मंत्री रहे, और उधर हुड्डा जो G23 का मेंबर है वो चीफ मिनिस्टर रहा। और हालांकि हरियाणा में और दूसरे नेता उनको भी नाराज किए, जैसे यहाँ आज़ाद के खिलाफ उस ज़माने में अगर कोई कांग्रेसी नेता जाते थे तो 10 जनपद से उनको भगा दिया जाता था कांग्रेस नेतृत्व की ओर से। इस कदर इनको तो बल्कि कोट एंड कोट मुगल आजम भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर का, गुलाम नबी आज़ाद को। सवाल यह है कि आज राजनीति सिद्धांतों और मूल्यों और जन मुद्दों की बजाय अपने निहित स्वार्थ पे आकर टिक गई है। हर आदमी चाहता है मुझे राज्यसभा। कांग्रेस की इस टाइम जो पोजीशन है वो राज्यसभा सबको नहीं भेज सकती, उसकी अपनी सीमाएं हैं, चाहे वो आनंद शर्मा हो चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो। ये सब चाहते हैं कि हमें राज्यसभा में भेजा जाए। जैसे कपिल सिब्बल को जनमानस के नेता तो थे नहीं, आज़ाद तो फिर माने जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में इनकी कुछ पॉकेट में पकड़ है। आनंद शर्मा के पीछे भी 2 बंदे नहीं हिमाचल में, वो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसी तरह मनीष तिवारी, आनंदपुर साहब से किसने जितवाया? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। वो जीत ही नहीं इसका चुनाव अपने दम पर। तो ये वो नेता हैं जिन्होंने सत्ता में रहते UPA 1 UPA 2 में सत्ता का खूब अपने तरीके से दोहन किया। लेकिन आज जब कांग्रेस को संघर्ष की जरूरत पड़ी है
तो ये कांग्रेस में आके तैर रहे हैं कांग्रेस आला कमान पे। तो मेरा मानना तो है आज कि कांग्रेस की नाव में अगर सुराख हो गया तो ये नाव छोड़कर भागने वालों में भी है। और आप देखिए ना, हम अगर अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में उम्मीद की जा रही थी कि आज़ाद ने अपना बनवा दिया अध्यक्ष, हो सकता है आज़ाद साहब जो हैं अब यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद में लगे। पार्टी मजबूत क्या करना, जो कमेटी बनाई उसमें से वो बाहर आ गए, और उन्हीं का एक बंदा भंडारी है वो कांग्रेस आला कमान पे गिर आ रहा। कल उसका बयान मैंने कहीं पढ़ा, तो कहने का लबलो अब ये है कि कांग्रेस की इस टाइम ऐसे संकलन काल से चल रही है कि उसको खुद को समझ नहीं आ रहा कि आखिर पार्टी का ये क्या हो रहा है। वो जिसको रिस्पेक्ट देती है, देखिए ना आनंद शर्मा को स्टीयरिंग कमेटी हिमाचल में बनाया चुनाव का, इस्तीफा देगा। ये एक सोची समझी गेम है। अब उनके मन में क्या, दिमाग में क्या पल रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जहाँ तक हम यहाँ की बात करें गुपकार की, देखिए गुपकार में अभी आपको याद, मैं 2014 के चुनाव में वैली में था, मैंने सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ कश्मीर पूरा घूमा, कई विधानसभा ऐसे रिमोट इलाकों में गया जहाँ मिलिटेंसी का भी असर रहा। तो मैंने खुद वहाँ देखा बहुत कुछ अपनी आँखों से, नंगी आँखों से, किस प्रकार के खेल होते थे उस वक्त, किस तरह एनसी पीडीपी पे आरोप, पीडीपी एनसी पे आरोप, बीजेपी इन पे आरोप, तो सब आरोप चलते रहे। लेकिन सरकार आखिर पीडीपी और बीजेपी की बन गई थी। कोई सोच नहीं सकता था नॉर्थ पोल साउथ पोल को, सोच नहीं सकता, लेकिन बन गई। इसी तरह आने वाले भविष्य गर्भ में क्या है, पीडीपी बीजेपी के साथ जाएगी, एनसी जाएगी या आम आदमी पार्टी जाएगी, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि हर पार्टी, मतलब जो भी सरकार बनेगी उसमें बीजेपी जरूर होगी, बीजेपी केंद्र बिंदु होगा। और इनका कोई पता नहीं, ये जो पार्टी जो एक कांग्रेस, हमने जो अब तक पढ़ा अपने पत्रकारिता के लाइफ में, कांग्रेस ने कभी बीजेपी से सरकार को लेकर कहीं समझौता नहीं किया, जो हमारी जानकारी में है। ये तमाम पार्टियाँ हैं, चाहे वो आपकी एनसी हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो हम कश्मीर के हवाले से कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर, इन्होंने समझौते किए हैं। देखिए इन सब के बीच सर जो हम बात करें, तो अगर अपनी पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी जिसे बीजेपी की बी टीम भी कहा गया, हालांकि उन्होंने खंडन किया अल्ताफ बुखारी ने, लेकिन वो कहाँ पर स्टैंड करती है इन सब के बीच में अपनी पार्टी? अब पीएजीडी के साथ भी नहीं है वो, क्योंकि उनके भी किसी मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी का जो एजेंडा है वही एजेंडा बीजेपी का है। तो ये सारा क्या खिचड़ी बन, दरअसल क्या है, आम आदमी पार्टी के बारे में, केजरीवाल के बारे में कहा जाता है वन मैन शो है, सबको पता, कोई छुपी बात नहीं है। ये भले आरोप लगाए कि गांधी परिवार खानदान राज, भले कुछ कहें, सब जानते हैं कि केजरीवाल को पढ़ पाना, समझ पाना बड़ा मुश्किल है। केजरीवाल को ये मालूम है कि अगर मैं आज कश्मीरियों के साथ खुलकर आऊँगा पीएजीडी के साथ, तो देश के जो बाकी हिस्सों में जो मैं छवि देता हूँ हनुमान भक्ति फलाने भगत की, वो छवि पे कहीं डेंट लगेगा और मुझे नुकसान होगा। आपने ओखला में देखा वो जब सीए का आंदोलन चला, उसमें भी केजरीवाल ने बड़े फूंक फूंक के पाँव रखे। उसका कई बार लगता था कि सरकार के साथ है, मोदी सरकार, कई बार लगता था कि तटस्थ है, कई बार लगता था कि खिलाफ है। तो कोई एक फेस नहीं है, उसके कई फेस हैं। और अभी जिस तरह इनको बयान देने की क्या जरूरत थी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को? अगर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, भाई कांग्रेस वहाँ विपक्षी दल है, वो तो प्रोटेस्ट करेगा पॉलिसी को लेकर, इनके पेट में क्यों मरोड़े पड़े? तो कुछ ना कुछ तो कहीं है ना। निजी क्या इंटरेस्ट है केजरीवाल की पार्टी के लिए कश्मीर से उठ के आवाज़ लगाना? तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जब चुनाव घोषित होगा, अभी बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में इधर उधर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद, क्योंकि अभी केजरीवाल की तरफ इसलिए रिस्पॉन्स नहीं है, उसको गुजरात में भी लड़ाई लड़नी है, जो एक पोस्चरिंग दी जा रही है कि कांग्रेस नहीं है हमारी और बीजेपी की लड़ाई है, सेम स्थिति हिमाचल में है। तो मैं समझता हूँ अभी वो इधर अपना कोई खाता नहीं खोलना चाहता पीएजीडी के साथ, और वो एक अपने तटस्थ की भूमिका में है। हाँ, आने वाले दिनों में जब ये दोनों स्टेटों के चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव होते हैं, अगर उस टाइम केजरीवाल कौन सा नकाब उतार के फेंकेंगे, कौन सा पहन लेंगे, उस समय तस्वीर ज़्यादा साफ होगी। जिस प्रकार की सर आप बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य बिंदु, जो केंद्र बिंदु, वो कश्मीर घाटी रहने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आप जो आम आदमी पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ेगी,
एनसी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, पीडीपी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, अपनी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीपल फॉर्म या वो भी, मतलब कश्मीर में इतनी सारी पार्टियां और सभी पार्टियां अपना अपना शेयर लेकर जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम कहें तो अल्ताफ बुखारी साहब वो भी अपना अच्छा खासा शेयर लेंगे, पीडीपी अपना शेयर लेगी, एनसी अपना शेयर लेगी। आपके लिए नया हो सकता है लेकिन आप भी कहीं ना कहीं सबको डेंट लगाएगी, थोड़ा थोड़ा ही सही। लेकिन जम्मू में अगर देखें तो जम्मू में तो कांग्रेस पहले से ही हाशिए पर लटकी पड़ी है, तो यहाँ बीजेपी को चुनौती देने वाला कौन है? आप देखिए, हम कश्मीर की पहले बात करें। देखिए, कश्मीर में हम जो लग रहा मौजूदा की स्थिति जो है, देखिए आप जितनी मर्जी कोशिश करें, कश्मीर जम्मू की जो अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी जितनी मर्जी कोशिश करे, लेकिन हमें जो तस्वीर ग्राउंड जो जीरो पे जो हमें जानकारी लगातार मिलती हैं, लोगों से बात करते हैं, वहाँ दो ही बड़े प्लेयर हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। सीटों का जो बड़ा चंक होगा, आपने पहला चुनाव 2014 का भी देखिए, अगर बीजेपी को 25 सीटें आई थी तो पीडीपी को 22 आई थी शायद, और एनसी को 15 आई थी, कांग्रेस को 12 आई थी पूरी स्टेट में, पीडीपी को 28 मिली, 28, ठीक है ना, पीडीपी को 28 से ज़्यादा बड़ा था। तो कहने का मतलब अब ये है कि आज भी जिस तरह से महबूबा मुफ्ती एक कहते हैं ना ऑफेंड तरीके से बोलती हैं सेंटर की पॉलिसीज़ को लेकर, उस तरह न फारूक अब्दुल्ला बोल पा रहे हैं, बोलते हैं, और ना उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं। और उसके बारे में जानकार यही मानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला पे जो जेकेसीए की तलवार लटकी हुई है वो उसे कहीं ना कहीं बेचैन कर रही है कि अगर मैंने ज़्यादा फुर्ती मारी, आवाज़ दब रही है उसी से, तो मुझे कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़े। अच्छा, वो उसके लिए महबूबा मुफ्ती के लिए एक मायने में जीवन मरण की बात है। आपने देखा परसों वो जाना चाहती थी, वो जो कश्मीरी पंडित मारा गया, लेकिन आरोप है और वहाँ पोस्टर भी चस्पा किए गए थे, गेट पे ताला लगा दिया गया, जो तमाम तरह के आरोप लगे उसके गुप्कार पे जहाँ रहती है महबूबा मुफ्ती। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ तब्दीलियाँ लाजमी तौर पे दिखाई देंगी, और सरकार बीजेपी का दावा यह है कि वो बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, स्वाभाविक है, अगर उन्होंने तय कर रखा है सरकार बनानी है तो घाटी से ही लोग झंडा बीजेपी के साथ मिलाएंगे। जब पीडीपी जैसी कट्टर पार्टी जो है, जिसके बारे में मेरे को खुद मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने वो बातें कहीं जिसका वो प्रतिकार करती रही, उसकी तरफ से भी आरोप लगते रहे बड़े गंभीर, मुफ्ती साहब की तरफ से भी, लेकिन आखिरकार सरकार बना ली। इसलिए तो कहते हैं राजनीति में सब कुछ सब कुछ, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, कोई स्थायी दोस्त नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे सर ने कहा है, अभी बताया है कि अगर हम कहें कि पीएजीडी पूरी तरह से खत्म हो गया तो वो अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एनसी जिस प्रकार से बयान आया एनसी की तरफ से कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला साहब की मजबूरी को भी दर्शाता है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त, आप देखते रहें जेके अपडेट। नमस्कार।